नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल सोनिया के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश की, एसआईआर को लेकर विपक्ष के दबाव में आए चुनाव आयोग की। देखेंगे संसद की शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक को, बिहार में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी जेडीयू में क्यों मची खींचतान, जानेंगे कौन कर रहा है पीएम मोदी को ब्लैकमेल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शिंदे की बीजेपी को सख्त चेतावनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। 2014 के बाद से देश में संवैधानिक संस्थाओं को किया गया कमजोर, बोले कांग्रेस और गांधी परिवार से इनको बड़ी समस्या। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी का दर्जा देने पर बवाल, छात्रों ने बीटीसी सचिवालय पर बोला धावा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा से की मौजूदा एसटी समुदाय लोगों की रक्षा करने की अपील। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण बेघर हुए लोगों का राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन, बोले घर लौटने दो। 2023 से ही राहत शिविरों में जीवन बिता रहे हैं ये लोग। पुदुचेरी पहुंचा साइक्लोन दित्वा, पोर्ट पर लगा वार्निंग फ्लैग। आईएमडी ने 4 राज्यों के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। संसद सत्र से ठीक पहले दर्ज हुई इस एफआईआर से एक बात साफ हो गई है कि सरकार टकराव के रास्ते पर है। तो क्या है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। संसद सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि ईडी की तरफ से पहले ही इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ भी हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, यानी कोर्ट पूरे मामले को खारिज तक कर सकता है। 16 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर साफ कर दिया है कि मोदी सरकार इस मामले को खींचना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी, जिसे उसने कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि करीब 2 दशक पुराने इस मामले में अब तक ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं जुटा पाई हैं। ऐसे में संसद सत्र शुरू होने से पहले अचानक हुई इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी केस है। हमारे वकीलों ने बार बार कहा है कि कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है, और दूसरी बात ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट कहां से आएगा। इस केस का कोई बेस नहीं है। दिल्ली पुलिस ऊपर से आने वाले ऑर्डर को फॉलो करती है। संदीप दीक्षित ने इसे लेकर सीधे सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वहीं दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। जयराम रमेश ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। साथ ही कहा कि आखिर में न्याय की ही जीत होगी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है, जिसके बाद सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। वैसे सवालों में चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। जिस तरह एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, बीएलओस की जान जाने की घटना सामने आ रही है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर है और अब चुनाव आयोग भी उसके दबाव में दिखाई दे रहा है। उसने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब चुनाव आयोग भी विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है। उसने इस प्रक्रिया को रद्द तो नहीं किया और न ही इसे टाला है, लेकिन इसकी समय सीमा जरूर बढ़ा दी है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने कहा कि मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यानी पूरा का पूरा कार्यक्रम बदल दिया गया है और माना जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है विपक्ष के दबाव में, क्योंकि एसआईआर का विरोध तो विपक्ष ही कर रहा है। बीजेपी को इस प्रक्रिया से कोई शिकायत नहीं है, न ही उसे इसमें कोई खामी नजर आ रही है, जबकि विपक्ष बीएलओस पर बढ़ते दबाव का मुद्दा भी उठा रहा है। एसआईआर के दबाव के चलते कई बीएलओस ने अपनी जान ले ली, इसकी कई रिपोर्ट भी सामने आई है और विपक्ष ने भी इसे लेकर चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए कि आखिर उसे इतनी जल्दबाजी क्यों है।
जिसके बाद अब आयोग की तरफ से प्रक्रिया की टाइमलाइन में तो बदलाव किया ही गया, साथ ही बीएलओ को डबल सैलरी देने का भी ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दी है। वहीं बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को खत लिखकर बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के रुख में ये बदलाव विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। आज विपक्ष के दबाव में प्रक्रिया में ढील दी गई है, कल ये प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसे विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से इस प्रक्रिया का विरोध अभी थमने वाला नहीं है। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई देगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। और इस सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र में उठने वाले कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी आज 30 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। संसद भवन में हुई इस बैठक में विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुद्दे सरकार के सामने रखे, जिसमें दिल्ली धमाके पर बहस, लोकतांत्रिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, विदेश नीति जैसे विषय प्रमुख रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कुल 19 दिन के सत्र में केवल 15 दिन चर्चा संभव है। शायद ये अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को पटरी से उतारना चाहती है। ये सरकार संसद की परंपराओं को दफनाने में लगी है और इसी वजह से विपक्ष एकजुट है। तो वहीं सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों की सूची तैयार की है, जिसमें जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025 आईबीसी, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, अध्यादेश बदलने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज जैसे विधेयक प्रमुख हैं। सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया और सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। इस दौरान केंद्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्दियों का मौसम है, उम्मीद है सब लोग ठंडे दिमाग से काम करेंगे, बहस हो लेकिन व्यवधान नहीं। शांत माहौल देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सुचारू चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में कुल 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। इस बार सत्र में सिर्फ 15 बैठक होंगी, जो सामान्य तौर पर होने वाली 20 बैठकों के मुकाबले काफी अहम है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कमर कस ली है। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन किया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई। क्या है संसद में विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की अपने आवास पर बैठक बुला ली, जिसमें संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। जिन मुद्दों को उठाने की बात हुई उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, एसआईआर का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे और विदेश नीति को लेकर भी संसद में सरकार से चर्चा कराने की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने अपने तेवर पहले ही दिखा दिए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि एसआईआर के मुद्दे पर इस बार सरकार को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे सरकार की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं कि वो एसआईआर पर चर्चा करा सकती है। इस मुद्दे पर संसद सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने तो साफ कह दिया है कि उनकी तरफ से संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब वोट चोरी नहीं बल्कि वोटों की डकैती कर रही है। सरकार पर लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता पक्ष लोकतंत्र और संसदीय परंपरा और मर्यादा को खत्म करना चाहता है। संसद को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। साफ है, इस बार संसद का शीतकालीन सत्र मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त बहस होने वाली है, तो बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में भी टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के बाद राज्य का पहला विशेष सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। विधायकों के हाथों में कागज की जगह टैब दिखेगा। तो इस 5 दिन के सत्र में क्या क्या होने वाला है खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ होगी। सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद मंत्रियों की शपथ होगी। फिर विधानसभा सदस्य बारी बारी से शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे और ये सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दिन सभी नए सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा। फिर 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आखिरी दिन यानी 5 दिसंबर को दूसरे अनुपूरक बजट पर सदन में बहस होगी। साथ ही विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें, इस बार सत्र में जेडीयू और बीजेपी के बीच तीखी बहस भी दिख सकती है। जेडीयू के अंदर गृह विभाग चले जाने को लेकर नाराजगी दिख रही है और ऐसे में अब स्पीकर के पद को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। नीतीश को इस बात का एहसास है कि अगर स्पीकर का पद गया तो सरकार भी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने स्पीकर पद बीजेपी को नहीं देने का मन बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री से साफ कह दिया गया है कि इस बार जेडीयू का स्पीकर होगा। एनडीए के अंदर स्पीकर पद को लेकर 2005 से लेकर 2020 तक जो समझौता था वो ही चलेगा, यानी स्पीकर का पद जेडीयू को ही मिलेगा। खैर, अब देखना होगा कि स्पीकर पद का ताज किसके सिर सजता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तनाव बना हुआ है। स्पीकर पद को लेकर विधानसभा में जमकर बवाल होने के आसार हैं। वैसे बवाल तो एप्स्टीन मामले में भी मचा हुआ है। अमेरिका के विवादित एप्स्टीन केस की आंच भारत तक पहुंच गई है। पीएम मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री इन मामले में बुरी तरह से घिर गए हैं और ये सवाल पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बचाने के लिए एप्स्टीन केस की फाइल सार्वजनिक कर दी ताकि उन पर उठते सवालों पर विराम लग सके, लेकिन उनका ये कदम मोदी सरकार पर भारी पड़ गया। इस केस में पीएम मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों के नाम जुड़ने लगे और अब इसे लेकर बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने दावा किया है कि मोदी के लिए अमेरिका के ब्लैकमेल से बचना मुश्किल होने वाला है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मोदी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के शारीरिक उत्पीड़न से जुड़े घिनौने खुलासों का इस्तेमाल करके अमेरिका जो मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है उससे बचना मोदी के लिए मुश्किल होगा। मोदी खुद को ब्रह्मचारी बताते तो हैं, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे बैचलर हैं जिन्होंने सहमति से या बिना सहमति के महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। अमेरिकी एजेंसियों के पास ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें हैं। इससे भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। बीजेपी के ही नेता ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास तस्वीरें हैं और अगर ये बाहर आ गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचना तय है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का बड़ा अपराधी था जिसे नाबालिगों के शारीरिक शोषण और तस्करी के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ संबंध होने के दावे किए जा रहे थे और अब इसमें भारतीय राजनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया। उसके बाद द वायर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री मोदी और व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच मुलाकात आयोजित करने की पेशकश की थी, जिसके बाद से ही भारत की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले भी इस मामले में मोदी सरकार को चेताया था और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिका के पास सबूत है। ऐसे में क्या अब भी मोदी सरकार इस पर चुप रहेगी या अपने ही नेता की तरफ से उठाए गए इन सवालों का जवाब देगी, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे शिंदे की बीजेपी को सख्त चेतावनी को। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। महायुति में शामिल बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच पिछले काफी वक्त से तनाव बना हुआ है, जो समय समय पर खुलकर सामने आता रहता है। और अब एक बार फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी पर भड़क गए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि मैं चुप हूं तो रहने दो। तो किस बात पर भड़के शिंदे, जानेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में खटपट की खबरें नई नहीं है, वहीं अब इन खबरों पर मुहर लगनी भी शुरू हो गई है। महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गुस्सा एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया या अन्याय किया गया उन पर, तो उनके गुस्से का सामना करना होगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सिंध दुर्ग पुलिस ने शिंदे की शिवसेना के विधायक नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सतारा के फलटड़ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अन्याय करने वालों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे, झूठी शिकायतों पर ध्यान न दे और अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो उसके आगे न झुके। अगर आप हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं तो आपको एकनाथ शिंदे के गुस्से का सामना करना होगा।
मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं चुप हूँ और मुझे चुप रहने दो। मुझे सबके राज पता है। मैं किसी को परेशान नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव होने हैं। उसमें कई जगह शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी आमने सामने है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी के एक समर्थक के घर छापा मारा और ये दावा किया कि उन्हें नगर निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं को बांटने के लिए नकदी से भरे बैग मिले। जिसके बाद सिंधुदुर्ग पुलिस ने शिंदे गुट के विधायक पर ही एफआईआर दर्ज की और अब इससे लेकर एकनाथ शिंदे ने सीधी चेतावनी दे दी है कि मुझे सबके राज पता है, मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दो। शिंदे के इस बयान के बाद महायुति में पड़ी दरार अब जग जाहिर हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।